भी किसी भी जातक की कुंडली का एक अच्छा ज्योतिषी अध्ययन करता है तो उसमें उन ग्रहों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हीं में से जब ग्रहों की सिचुएशन देखी जाती है तो कई बार आपको बहुत सारी कुंडलियों में अस्त ग्रहों के बारे में पता चलता है। अस्त ग्रहों का अध्ययन किए बिना जन्म कुंडली का अध्ययन अधूरा ही माना जाता है। जन्म कुंडली में अगर आप अस्त ग्रहों को देखेंगे तो उनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो सूर्य का जो तेज होता है उस तेज के कारण वह ग्रह अस्त हो जाता है, यानी वह इतना अधिक तेज होता है कि उसके कारण जो है जो भी ग्रह है उस ग्रह का जो अपना तेज है वह बहुत ही क्षीण हो जाता है। किसी भी ग्रह का अस्त होना प्रत्येक जातक की कुंडली में उसके बल को जहाँ पर वह जिस भी भाव में बैठा है उस भाव का जो बल होता है उससे को वह अस्तहीन ही कर देता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से देखा जाए तो वह ग्रह जो है बलहीन माना जाता है। किसी भी ग्रह का अस्त होना और उसका प्रभाव बल और उसकी शक्ति दोनों को ही क्षीण कर दिया जाता है, चाहे फिर वह ग्रह किसी भी पोजीशन में आकर के क्यों ना बैठा हो। हालांकि बहुत बार मैंने देखा है चाहे किसी भी जातक का ग्रह केंद्र में बैठा हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, अपने दोस्त की राशि में या मित्र की राशि में बैठा हो, वहाँ पर भी रहते हुए वह शुभ फलों को प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। इवन कई बार तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि ग्रह अपने उच्च भाव पर सर्वोपरि उच्च बल को प्राप्त किए हुए भी होते हैं। इवन अगर उनका अष्ट बल भी देखा जाए वह भी अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अस्त ग्रह शुभ फल प्रदान कर ही नहीं पाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो एक कोई भी अस्त ग्रह होता है वह हमेशा बलहीन व अस्वस्थ राजा के समान माना जाता है, अर्थात जब राजा में ही बल नहीं रहेगा तो फिर वह शुभ फल प्रदान करने वाला कैसे माना जाएगा। किसी भी ग्रह का अस्त होना उसके अस्त हो जाने की स्थिति और उसके बल में कमी को कम कर देता है, जिसके कारण जो भी कुंडली में जातक को शुभ फल प्राप्त होने वाले होते हैं उस ग्रह के कारण उन ग्रहों से संबंधित उस भाव से संबंधित सुचारू रूप से वह शुभ फल उस ग्रह के द्वारा प्रदान किए ही नहीं जा सकते हैं। कुंडली में वह ग्रह उतने अच्छी तरह से फल प्रदान देने में सक्षम हो ही नहीं पाता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो अपने साथ वह उस भाव से संबंधित जो भी शुभ फल प्राप्त होने वाले होते हैं उनमें हमेशा विलंब उत्पन्न करने लग पड़ता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसको बलहीनता का सही अनुमान लगाने के लिए उस कुंडली के प्रत्येक भावों को आपको चेक करना भी अत्यंत आवश्यक होता है कि कुंडली में उस ग्रह की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, उसका बल कैसा है, सूर्य का उस कुंडली में विशेष रूप से किस प्रकार का बल प्रदान किया जा रहा है, अस्त ग्रह की जो दूरी है वह सूर्य की दूरी से कितनी दूरी पर है, यह डिस्टेंस देखना भी आवश्यक होता है। जब भी किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वहां पर बैठ करके वह अस्त ग्रह हमेशा दुष्फल प्रदान करने वाले तो बनते ही हैं, लेकिन अगर कहीं पर यह त्रिक भावों में चले जाएं, 3, 6, 8, 12 इस तरह के भावों में भी अगर यहाँ पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बैठ करके उस भाव से संबंधित अशुभ फलों में बढ़ोतरी कर ही देते हैं और उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको न्यूनतम ही देखना को मिलती है। अस्त ग्रह जब भी कुंडली में होते हैं तो अगर वह अस्त ग्रह नीच की राशि में आकर के बैठा हो, अर्थात दूषित या अशुभ स्थान पर आकर के बैठा हो, शत्रु राशि में आकर के बैठा हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी अगर आकर के बैठा हो और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो उनका परिणाम और भी अधिक हानिकारक हो जाता है। इसीलिए जितने भी ज्योतिषाचार्य होते हैं उन सभी को जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं या आप स्वयं ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो कुंडली के अध्ययन में इन अस्त ग्रहों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पर कोई भी ग्रह अगर आपको अस्त दिखाई दे रहा है तो अस्त होने पर ग्रह के द्वारा किस प्रकार के सामान्य फल प्रदान किए जाते हैं। अगर वह
अपनी शत्रु राशि में, नीच राशि में आकर के बैठा है, बुरे ग्रहों के कारण वह दृष्ट हो रहा है, तो किस प्रकार का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ने लगता है। और कोई अगर एक विशेष ग्रह कुंडली में या 2 या 3 ग्रह अगर कुंडली में अस्त हो जाते हैं तो किस प्रकार के फल उस जातक को ताउम्र भुगतने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रहों के परिणामों को लेकर के अलग अलग फल बताए गए हैं और अलग अलग ज्योतिषाचार्यों ने, जिन भी ऋषियों ने ज्योतिष का निर्माण किया है, उन सभी ने अपने अपने अनुरूप जो है अस्त ग्रहों के अमूमन एक जैसे ही फल बताए हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिसमें थोड़े फलों का उतार चढ़ाव बताया गया है। सर्वप्रथम जब भी किसी भी जातक का कोई भी ग्रह अस्त होता है तो अस्त होने पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो देखनी होती हैं कि वह ग्रह सूर्य से कितने डिस्टेंस पर है, कौन से भाव में आकर के बैठा है, किस तरह से वह अस्त हुआ है, मार्गी होने पे अस्त हुआ है या वक्री होने पे अस्त हुआ है। उस ग्रहों से संबंधित शास्त्रों में ये बताया गया है कि त्रिभी अस्ते भवा जड़बद, अर्थात किसी भी जातक की कुंडली में अगर 3 ग्रह अस्त अवस्था पे आ जाते हैं तो ऐसे जातक को के जो भी शुभ या अशुभ फल उनको प्राप्त होने वाले होते हैं वह जातक एकदम जड़वत पदार्थ के समान हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होता है। यहाँ पर जड़ से तात्पर्य यह है कि वह जातक जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे जातक के अंदर हमेशा आलसपन छाया रहता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में स्थिरता प्राप्त कर ही नहीं पाता है। उसके शरीर में ना तो किसी प्रकार का आपको तेज देखने को मिलेगा, ना ही बल देखने को मिलेगा। ऐसा जातक मन से भी और वचन से भी कहीं ना कहीं उसके अंदर स्थिरता देखी जाती ही है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब भी ग्रह किसी भी निर्बल भाव में होने के कारण अगर वहाँ पर वह ग्रह अस्त हो जाता है तो सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अर्थात एक तो ग्रह नीच का हो गया, शत्रु राशि पे आकर के बैठ गया, वो तो वैसे ही आपको बुरे प्रभाव देने वाला है, उसके उपरांत वह अस्त भी हो गया और उधर से अगर कुछ अशुभ ग्रहों की और उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो फिर सोचिए कि आपकी तो हालत ही खराब हो जाती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो अस्त होने पर वह अपने नैसर्गिक गुणों को अवश्य खो देता है। ऐसे ग्रह बलहीन हो जाते हैं और यदि वह मूल त्रिकोण में आकर के भी बैठे हों, उच्च राशि में भी आकर के बैठे हों, तब भी ऐसे ग्रह अस्त होने की कंडीशन पर अच्छे या शुभ फल प्रदान जातक को करने में सामर्थ्यवान हो ही नहीं पाते हैं। जब भी कोई भी ग्रह अस्त होता है तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी डिग्री पर अस्त होता है। सबसे पहले हम ग्रहों के जो राजा सूर्य है, तो सूर्य के सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह चक्र लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहों का राजा है तो चंद्रमा ग्रहों की रानी माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम चंद्रमा को देखते हैं कि अगर चंद्रमा सूर्य के नज़दीक आ जाता है, यानी 12 डिग्री के अंश पर सूर्य के आसपास यहाँ पर आ जाता है, या उससे और अधिक नज़दीक भी अगर सूर्य के आ जाता है तो एक तो वहाँ पर अमावस्या का समय भी बन जाता है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा सूर्य से 12 अंशों की डिग्री पर अगर या उससे और कम डिग्री पर आता है तो चंद्रमा अस्त माना जाता है। तो जब चंद्रमा अस्त होता है तो यहाँ पर जातक के मन को बहुत ही अधिक प्रभावित करने वाला होता है। चंद्रमा के पश्चात आता है सेनापति मंगल। तो जब भी मंगल दोनों तरफ सूर्य के 17 अंशों पर, यानी मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल 17 अंशों पर इसके समीप या इससे और नज़दीक अगर सूर्य के आ जाता है तब भी मंगल अस्त ही माना जाता है।
उसके बाद आ जाता है राजकुमार की संज्ञा लिए हुए बुध ग्रह। बुध ग्रह और सूर्य हमेशा जब भी देखेंगे हमेशा साथ में ही रहते हैं और आसपास ही रहते हैं। तो सूर्य के दोनों तरफ जब भी बुध ग्रह 14 अंशों की डिग्री पर दोनों तरफ से अगर यह अपनी सामान्य गति पर चल रही हैं तो 14 डिग्री के अंशों पर जब यह आता है सूर्य के नज़दीक तो अस्त माना जाता है। लेकिन अगर यही मार्गी के बजाय यह बुध जो है वक्री कंडीशन पर चल रहा होता है तब यह अगर सूर्य से 12 अंशों की डिग्री पर आता है तब जाकर के यह अस्त हो जाता है, या 12 अंशों के और नज़दीक भी आ जाए तब भी यह ग्रह अस्त ही माना जाता है। उसके बाद आ जाता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के दोनों ओर जब भी कभी भी 11 अंश या उससे अधिक और समीप आ जाता है तो 11 अंशों की डिग्री या उससे और अधिक समीप आने पर बृहस्पति जो है यहाँ पर अस्त हो जाता है। उसके पश्चात आता है राक्षसों के गुरु शुक्र ग्रह। सूर्य के दोनों ओर जब भी शुक्र 10 अंशों पर की डिग्री पर या उससे और अधिक अर्थात 9, 8, 7 इस तरह पे अगर यह सूर्य के अंशों के अनुसार नज़दीक आता जाता है तो यहाँ पर जो शुक्र है कहीं ना कहीं अस्त हो जाता है। परंतु यदि शुक्र अपनी सामान्य गति के बनिस्पत वक्र गति में अगर जब भी कभी शुक्र चल रहा होता है तो सूर्य के दोनों तरफ यह अगर 8 अंशों की दूरी पर वक्री कंडीशन में आ जाता है तब भी यह अस्त ही माना जाता है। उसके पश्चात आता है शनि ग्रह जो अत्यधिक सूर्य से दूर माना जाता है। शनि ग्रह के बारे में कहा गया है कि शनि ग्रह सूर्य के दोनों ओर जब भी 15 अंश या 15 डिग्री के और अधिक समीप आ जाता है तब जाकर के सूर्य से समीप आने के कारण शनि ग्रह जो है वक्री हो जाता है। अब रहती है राहु और केतु की बात। तो राहु और केतु क्योंकि ये दोनों ही छाया ग्रह हैं तो छाया ग्रह होने के कारण यह दोनों ग्रह कभी अस्त होते ही नहीं हैं, तो ये अस्त ही नहीं होंगे। अब आता है कि ज्योतिष के अनुसार ये क्या कहा जाता है कि जब भी कोई भी ग्रह किसी भी जातक की कुंडली पे अस्त हो जाता है तो किस प्रकार का फल अमूमन जातकों को देखना पड़ता है। आपकी कुंडली में जो जो मैंने ग्रह बताए हैं अमूमन यही ग्रह जो होते हैं यह उदय होते हैं, अस्त होते हैं। चंद्रमा को यहाँ पे छोड़ दीजिए और राहु केतु को छोड़ दीजिए, बाकी बचे 5 ग्रह। तो ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में दिखाई देते हैं, चाहे यह शुभ भावों में हो, त्रिकोण में हो, उच्च अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन एक अस्त ग्रह की स्थिति ऐसी ग्रह की स्थिति मानी जाती है जिस प्रकार से एक बीमार जातक होता है। जब भी कोई जातक चाहे वह कितना ही हष्ट पुष्ट बली कोई पहलवान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, वह बलहीन हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जातक एक अस्वस्थ राजा की भांति माना जाता है। और खासकर अगर कोई ग्रह अस्त होता है और अस्त होने के पश्चात वह या तो नीच राशि में आ जाता है, अशुभ भावों में आ जाता है, त्रिक भावों में आ जाता है, या बाल्यावस्था में आता है, या वृद्ध अवस्था में आता है, शत्रु अवस्था में आता है, या अशुभ प्रभाव में भी अगर ये ग्रह आ जाता है तो ऐसा वाला जो भी अस्त ग्रह आपकी कुंडली में है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे ग्रह को अस्त ग्रह में कोढ़ की संज्ञा दी गई है। अर्थात एक व्यक्ति जो कोढ़ी है और उसको शरीर में खुजली हो रही है और वह चाहते हुए भी खुजा नहीं सकता है, तो अर्थात कोढ़ में खुजली का काम करने वाला एक अस्त ग्रह माना जाता है। अब डिपेंड करता है कि अस्त ग्रह जितना अधिक डिग्री के नज़दीक सूर्य के जाएगा वह उतना ही अधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो जो जो डिग्री मैंने बताई है अमूमन इतनी डिग्री होगी तभी जाकर के, या उससे 1 डिग्री, अगर उससे जितनी भी डिग्री ये कम 12 से फिर 11, 10, 8, 7 इस तरह से होता गया तो ये इस ग्रह की जो अशुभता है वह बहुत ही अधिक बढ़ती जाती है। तो जब भी कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त होता है तो सबसे पहले वह कुंडली के फलों में जो भी आप फल कथन करने वाले हैं उनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या अस्त होने पर ये जो ग्रह है ये आपको ऐसा फल देने वाला है या नहीं फल देने वाला है, अगर आप किसी को यह फल बताने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक जातक की कुंडली आई, उसमें जब मैंने कुंडली में उसका जो है 10म भाव में
जो था कन्या राशि में बुध ग्रह आकर के बैठा हुआ था, और बुध ग्रह जो था वो केतु के साथ आकर के बैठा हुआ था, और दसम भाव में ही वह अस्त होने की अवस्था में आकर के बैठा हुआ था। तो चतुर्थ भाव में वो जो है राहु आकर के बैठा है। तो अब आप सोचिए, ये जो बालक है इसको एक तो जब पढ़ाई करनी है, तो क्योंकि एक तो उच्च का ग्रह अस्त अवस्था में होकर के केतु के साथ आकर के वह ग्रह बैठ गया है, तो ये जातक जो है जो पढ़ना चाहता है, तो हमेशा एक तो इसको कन्फ्यूज़न रहती है कि आखिर वो पढ़ाई करे तो करे क्या। उसने इतने सारे, वो जब तक वो 10th तक पहुंचा, 12th तक में भी उसने बहुत सारे अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिए। कभी वह कॉमर्स में चला जाता, कभी वह साइंस में चला जाता, कभी वह जो है आर्ट्स में चला जाता। इवन जब उसने 12th भी पास कर ली, तो वहाँ तक भी वो 12th में जब वो 10th के बाद 12th में जाने लगा, तो उसने अपनी मम्मी को कहा मुझे डॉक्टर बनना है, और उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। उसने कहा नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, और उसने जाकर 12th में एडमिशन ले लिया। 12th में एडमिशन लेने के बाद जब उसको बाद में जैसे तैसे उसने स्कोर करके पास तो हो गया वो, लेकिन वो उतने नंबर नहीं लेके आ पाया कि वह आगे चल के साइंस को कंटिन्यू कर सके, या वो डॉक्टर का जो फील्ड अपनाना चाहता था वो अपना सके, क्योंकि बुध उसका जो था उच्च होने के बावजूद अस्त अवस्था में केतु के साथ एक क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों के साथ सौम्य ग्रह आकर के बैठ गया था। तो हमेशा उसके दिमाग में, बुद्धि में हलचल ही मचाए रखता था। समझ में नहीं आता था कि आखिर क्या किया जाए। तब उस लड़के का फिर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद उसको जो उपाय बताए जा सकते थे और जिस फील्ड में वो जातक जा सकता था, उसके हिसाब से फिर कॉलेज में उसने आगे चल के फिर वो एडमिशन लिया। तो हमेशा जब भी किसी भी जातक की कुंडली में कोई ग्रह अस्त होता है, उच्च का ग्रह जब भी अस्त हो जाता है, त्रिकोण में आकर के केंद्र में आकर के वह बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वह वो फल प्रदान कर ही नहीं पा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए यही उच्च का ग्रह दशम भाव में आकर के बैठा हुआ होता और केतु भी अगर वहाँ पर नहीं होता, तो सोचिए ये जातक क्या कुछ कर सकता था। इसकी बुद्धि बहुत ही शार्प होने वाली थी। तो जब भी आप इस प्रकार से किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो ये अवश्य देखना चाहिए। जब भी किसी जातक की कुंडली में कोई भी अस्त ग्रह आकर के बैठा है, तो उस अस्त ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा जब भी आएगी, यह आपको पीड़ित अवश्य ही करने वाली होती है। याद रखिए, जब भी इस ग्रह की महादशा जब शुरू होती है और उसी ग्रह की महादशा में जब उसी ग्रह की अंतरदशा आएगी, तब तो बहुत ही अधिक मुश्किलों का सामना जातक को करना पड़ता है। कई बार किसी प्रकार की कोई दुर्घटना तक, गंभीर दुर्घटना ऐसे जातक को हो जाती है। किसी प्रकार का कोई गंभीर बहुत बड़ा दुख जातक को झेलना पड़ता है। कोई ऐसी बीमारी, उसको लाइलाज बीमारी हो जाती है कि जिसके कारण पूरी जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार के अशुभ फल जातक को अवश्य देखने को मिलते ही हैं। जब भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में आ जाता है, जैसे बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, चंद्र शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, अगर ये ग्रह अस्त हो जाते हैं, उस समय अस्त होने पर इन ग्रहों के कारण जातक को बहुत ही अधिक गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जब गुरु ग्रह अस्त होगा, अभी तो मैं आपको छोटा छोटा ही डिटेल बता रही हूँ, लेकिन इससे संबंधित फिर मैं एक अलग अलग वीडियोस बनाने वाली हूँ, जिसमें अगर जातक की कुंडली में गुरु ग्रह अगर अस्त होता है, कौन कौन से भाव में अगर वो अस्त होकर के बैठा है, तो किस प्रकार के वो फल देगा, उसका संपूर्ण विश्लेषण मैं इससे संबंधित अगले वीडियोज़ बनाऊँगी, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अस्त होकर के बैठ गया, तो सोच लीजिए ऐसा जातक अध्यात्म के विरुद्ध ही काम करने वाला होगा। इस जातक में को जो है ईश्वर के प्रति किसी प्रकार की कोई आस्था और विश्वास रहने वाला नहीं है। इसे भगवान की पूजा पाठ करना इसके लिए जो है एकदम ये ना के बराबर ही करने वाला होगा। जो भी इसके परिवार में परंपराएं चली आ रही होंगी, इन परंपराओं को ऐसा जातक मानेगा ही नहीं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त होकर के आकर के बैठ गया है, तो शुक्र अस्त होने पर जातक के एक तो लग्जरियस लाइफ जो रहती है, धन संपदा, ये सब शुक्र के कारण होती है। खासकर अगर लड़कों की कुंडलियों में शुक्र अस्त हो गया, तो ऐसे जातकों का जो वीर्य होता है वह आगे प्रजनन क्षमता वाला होता ही नहीं है। हमेशा उसका जो काउंट अगर आप देखेंगे, वो काउंट हमेशा कम ही मिलेगा। तो ऐसे जातक आगे चल के जो है पिता तक भी नहीं बन पाते हैं। पत्नी का सुख भी उनको अच्छे से प्राप्त हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वह भी पत्नी को ही जो है अच्छे से सुख की प्राप्ति करवा ही नहीं पाते हैं। उसके अनुसार अगर आप जब चंद्रमा आपका अस्त हो जाता है, तो चंद्र अस्त होने का अर्थ है मतलब वो अमावस्या में के आसपास का है, तो उस समय जातक हमेशा अवसाद की जो है परिस्थितियों में घूमता रहता है। दिमाग में टेंशन रहती ही है, एंजाइटी हो जाती है, और ख़ासकर जब भी चंद्रमा
इस कंडीशन में आता है तो ऐसे लोग मेंटली बहुत ही अधिक डिस्टर्ब रहते हैं और इमोशनली तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में इनका आत्मविश्वास जो है समाप्त हो जाता है, रोना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार का गंभीर परिणाम देखने को मिलता है। बुध ग्रह से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया है कि जातक की बुद्धि सही दिशा में काम करती ही नहीं है, एलर्जी उसके शरीर में होने लगती है, वाणी के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, बात करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे जातक जो अटक अटक के बात करने लगते हैं, कोई भी चीज़ को समझने में इनको जो है 3-4 बार इस चीज़ को कोई चीज़ समझाई जाती तभी इनकी समझ में आता है, या कई बार वो चीज़ समझ में भी नहीं आती है। तो जब भी किसी भी कोई भी शुभ ग्रह अगर आपकी कुंडली में आकर के पूर्ण रूप से अगर वह अस्त हो गया है तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक प्रकार से अभावग्रस्ती हो जाता है और उसी के अनुसार ही पूरी जिंदगी उसको अशुभ परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे किसी भी जातक की कोई प्रिय जातक होगा या कोई प्रिय बंधु होगा तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण आपके मन में हमेशा एक प्रकार का अवसाद रहेगा। अगर चंद्रमा आपका जो है अस्त होकर के बैठा है या फिर शुक्र अस्त होकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी या कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो अचानक वह प्रॉपर्टी या तो खराब हो जाएगी, किसी के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। आपके शरीर का कोई भी अंग भंग हो सकता है अगर शनि आपकी कुंडली में अस्त होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है शरीर से में बहुत प्रकार की व्याधियाँ देखने को मिल जाती हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने वाले हों, क्योंकि शनि से ही आपकी आजीविका चलती है। तो अगर आप किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, कोई परियोजना आपने स्टार्ट किया, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही भारी रूप से आपको जो है हानि उठानी पड़ सकती है, धन का अभाव आपको हो सकता है। और यहाँ तक भी देखा जाता है कि यदि कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त होकर के अगर शुभ भावों में आकर के भी अगर वह चाहे वह केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, उच्च का होकर के भी आकर के बैठ जाए, तब भी वहाँ पर वह शुभ होते हुए भी शुभ परिणाम देने वाला बन ही नहीं पाता है, चाहे वह अपनी ही राशि में आकर के क्यों ना बैठा हो। हाँ, बस इतना जरूर हो जाता है कि यहाँ पर जो ग्रहों के जो उतने अधिक दुष्परिणाम मिलने चाहिए थे वो अब जातक को उतने दुष्परिणाम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो शुभ परिणाम मिलने चाहिए थे उन शुभ परिणामों में भी कहीं ना कहीं कमी देखने में आ ही जाती है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में अगर लगन में आकर के कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है या उस समय गोचर में कोई ग्रह लगन में ही चल रहा है, जिस भी लगन के आप स्वामी हैं और उस लगन का जो भी स्वामी है और गोचर के अनुसार वह लगन में ही अगर आपका आकर के भ्रमण करता है या संचार करता है तो उसके बहुत ही अधिक जो है प्रतिकूल प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी जातक की कुंडली में गोचर में अस्त ग्रह लगन पर आएगा तो कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित पीड़ा आपको अवश्य देखने को मिलेगी। आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि आपको लग जाएगी, हष्ट पुष्ट शरीर इतना कमजोर और निर्बल जैसा आपको प्रतीत होने लगेगा कि जैसे एक हाथी है लेकिन हाथी के अंदर बल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार के जो अशुभ परिणाम है कहीं ना कहीं जातक की कुंडली में या जातक के ऊपर पड़ने ही वाले होते हैं। जब भी इस प्रकार के अगर कोई दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उस समय आपको इन अस्त ग्रहों से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। किसी भी ग्रह के अस्त होने के कारण जब भी उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चलती है उस समय उन दशाओं में जो आपको शुभ फल मिलने चाहिए थे उन शुभ फलों में प्राप्ति में आपको विलंब होने लगता है। जो भी आप कार्य करने लगते हैं उस कार्य में शुरू में आप तो सोचेंगे मैं इस कार्य को कर लूँ, लेकिन आप फिर कर नहीं पाते हैं। जैसे मंगल है, मंगल जो है उत्साह का कारक है, साहस का कारक है, तो उत्साही होकर के कोई भी जातक काम करने में जो है तत्परता दिखाता है। लेकिन अगर वहीं पर मंगल अस्त होकर के बैठा है तो जो उत्साह वाले कार्य होंगे, जो निडर होकर के करने वाले कार्य होंगे, इस प्रकार के काम करने में जातक का मन ही नहीं लगेगा। आलस बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर समा जाएगा और तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि मान लीजिए किसी का शनि है, मंगल है, ये अगर राहु केतु के साथ आकर के बैठ गई हैं, अस्त होकर के बैठ गई हैं
और अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ रही है, तो मंगल अगर अस्त है तो कहीं ना कहीं आपको खून से संबंधित प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाएंगी। भाइयों के साथ आपका अलगाव होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन जायदाद को लेकर के हमेशा अड़चने, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी लगी ही रहेगी। शनि अगर अस्त होकर के आकर के बैठ गया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में, इवन एक्सीडेंट इत्यादि होना, नौकरी में उतार चढ़ाव देखना, नौकरी आपकी लग नहीं पाती है, बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो हो ही नहीं पाता है। तो जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के इतने अधिक नज़दीक आने के कारण आपकी कुंडली में अगर अस्त होकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं ये ग्रह बलहीन अवश्य हो ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूँ, मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में विवाह का कारक जो है शुक्र ग्रह माना जाता है, तो शुक्र ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को परिलक्षित करने वाला होता है। अगर आपके नवांश कुंडली में भी वह ग्रह अस्त होकर के बैठा है और जो लग्न कुंडली है उसमें भी ग्रह अस्त होकर के बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए ऐसा जातक चाहे कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो, कितना ही सुंदर हो या कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, निस्संदेह ऐसे जातक के विवाह में हमेशा विलंब देखने को मिलता ही है। अगर मान लीजिए इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा भी आ जाती है, तब जब भी ये जो ग्रह शुक्र ग्रह है, तो ऐसा जातक अगर अपनी जवानी के समय पर भी, यानी 28 से 30 साल या 32-35 साल की उम्र में भी अगर ऐसा जातक होता है, चरम सीमा पर होता है और जहाँ पर उसको विवाह उस समय कर लेना चाहिए, लेकिन तब भी उसका विवाह देरी से ही हो पाता है। यानी जो समय सही विवाह का करने का होना चाहिए 25 से लेकर के 30-35 के से 30 के उम्र तक जो है अमूमन लड़कों के लिए कहा जाता है कि आपका विवाह हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अब आप 35 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का विवाह 35 की उम्र तक भी हो ही नहीं पाता है, तो उनका जो यौवन काल है वह भी नष्ट हो जाता है। विवाह में देरी होने के कारण आपको संतान भी देरी से होगी। अगर शुक्र अस्त है और अशुभ भावों में आकर के बैठा है, इवन अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक कुंडली और आई थी, तो वहाँ पर जो लड़का था उसने बहुत सारे उसके जो अफेयर्स हो रखे हैं, बस वो लिव इन रिलेशनशिप की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जब कभी कोई उसको उसके पेरेंट्स विवाह करने के लिए कहते हैं तो हमेशा वह विवाह करने के लिए मना कर देता था। तो जब उसकी पेरेंट्स ने उनकी कुंडली दिखाई और जब उसकी कुंडली को देखा गया, तो जो शुक्र ग्रह सप्तम भाव में आकर के नीच का होकर के बैठा हुआ था। हालांकि लड़का अच्छा जॉब करता था, अच्छी सैलरी थी, विदेश में रहता था, लेकिन उसके बावजूद वह लिविंग रिलेशनशिप में रहने को तैयार है, लेकिन वह जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता था। तो उसके पेरेंट्स ने जब कहा कि इसको देखिए विवाह नहीं करना चाहता है, इवन कुछ लड़कियां तैयार भी हो गई थी विवाह करने के लिए, लेकिन उनके साथ भी वो 2-2.5-3 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहा, लेकिन बाद में उसने उसको मना कर दिया। बाद में जब उसकी उम्र जब 40 के प्लस होने लगी, तब पेरेंट्स को होने लगा कि अगर इसने अभी भी शादी नहीं की तो कल को बच्चे कब होंगे। लेकिन जब उस लड़के की जब कुंडली मैंने देखी तो पेरेंट्स को यही कहा कि इस जातक को आप सोच लीजिए कि इसको कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो शुक्र नीच का होकर के बैठ गया है, सप्तम भाव में होकर के बैठ गया, प्लस इसने इतने सारे, जब भी शुक्र ग्रह अगर इस तरह से नीच का होकर के अस्त का होकर के भी बैठ गया, ऊपर से इसने इतने सारे रिलेशंस अलग अलग लड़कियों से बना के रखे, तो शुक्र हमेशा यही कहता है, अगर आपका कोई शुक्र अस्त भी हो, नीच का भी हो जाए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशन बना के चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नाना प्रकार की व्याधियां भी हो सकती हैं। आपके जो भी जेनेटिक अंग हैं, वहाँ प्रजनन के जो अंग है, वहाँ पे किसी प्रकार का आपको जो है दुष्परिणाम भी झेलने को मिल सकता है। कुछ ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी तक भी ऐसे जातकों को देखने को मिल जाती है। तो जब भी शुक्र अस्त होने की कंडीशन पे आकर के बैठा हुआ है, तो जातक एक सही उम्र पे विवाह नहीं कर पाता है, फिर आगे प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। मान लीजिए प्रजनन हो भी जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों का सुख जो सही समय पे दिखना चाहिए वह उसको मिल ही नहीं पाता है। वैवाहिक जीवन का सुख भी सही रूप से, पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाता है सही समय पर विवाह न होने के कारण, जिसके कारण जो है आगे चल के वैवाहिक जीवन में भी नाना प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र अगर आकर के अस्त होकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी पत्नी भी प्राप्त
नहीं हो पाती है और आगे चल के हमेशा उनका मन मुटाव बना ही रहता है। तो देखिए, जब भी किसी भी जातक की कुंडली में अगर इस प्रकार से ग्रह अस्त होकर के बैठ गए हैं, तो यकीन मानिए अस्त ग्रहों का और ख़ासकर आपको नवांश कुंडली में भी देखना, अष्टक वर्ग में देखना और साथ में उनका अंश बल, ये सब देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। तभी जाकर के एक सही प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। जिस जातक की मैं बात कर रही हूँ, इस जातक की ने कई जाकर के कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी जाकर के बात की, इवन अपना हाथ वगैरह भी दिखाया, तो सबने यही बोला, नहीं आपका अच्छा विवाह होगा, सही उम्र पे विवाह होगा, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, आपकी वाइफ अच्छी होगी, कम से कम 2 बच्चे होंगे। लेकिन आज वो जातक 40+ हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका विवाह हो नहीं पाया है। तो बहुत बार कुंडलियों में अस्त ग्रहों से संबंधित बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। और अगर आप अस्त ग्रहों से संबंधित ग्रहों का उपाय नहीं करते हैं, तो फिर यह दुष्परिणाम और इन ग्रहों से संबंधित और अधिक गलत काम करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम और अधिक झेलने को पड़ ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ अस्त ग्रहों से संबंधित जो भी जानकारी आपको दी है, ये लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। ओम नमः शिवाय।